हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स की क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, जो कि स्थिर वैद्युत की यूनिट का एक पार्ट है, इस चैप्टर को हम शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात की, जिसमें हमने बिंदु आवेश के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की, जिसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम दिया। और उसके बाद सतत आवेश वितरण, कूलाम का नियम, गाउस का नियम, और इन नियमों की सहायता से हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। परंतु इस चैप्टर में बहुत ही एक महत्वपूर्ण संबंध स्थिर विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर और विभव V, इनके मध्य में एक हम संबंध ज्ञात करेंगे। और ये संबंध इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विद्युत विभव आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, अदिश राशि है। और निश्चित रूप से अगर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो कहीं हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते थे, और उस अध्यारोपण के सिद्धांत में आप ये देखें सदिश योग करना पड़ता था। यहां जब हम विद्युत विभव के पदों में जब विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं, उस स्थिति में हमें केवल अदिश योग करना है। अर्थात अब ये प्रक्रिया बहुत सरल होने वाली है, जहां पर हमें केवल अदिश योग करना है और हमें विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात हो सकता है। सेकंड बात इसमें एक और, कि जो स्थिर विद्युत विभव है, इस विद्युत विभव से स्थितिज ऊर्जा संबद्ध है। तो निश्चित रूप से अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो मुझे पहले विद्युत विभव ज्ञात करना है, और विद्युत विभव से मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकता हूं। अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा मेरे पास है तो मैं ज्यादा बलों के संदर्भ में न जाकर, क्योंकि भावी बल सदिश राशि है, तो मैं सीधा सीधा उस स्थितिज ऊर्जा से ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाकर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकता हूं। तो आप समझ गए होंगे क्लास 12 का ये जो 3rd चैप्टर है, विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए क्यों अधिक महत्वपूर्ण है। तो दो बातें मैंने कही। नंबर 1, अगर मैं विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव के पदों में व्यक्त कर सकता हूं तो निश्चित रूप से आवेशों के निकाय के कारण जो सममित आवेश वितरण है, उसमें मैं विद्युत विभव की गणना करूं और उससे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूं, या मैं स्थितिज ऊर्जा से विद्युत विभव को संबद्ध करूं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाऊं और विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करूं। ऐसा इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में विद्युत विभव की बात करेंगे, जहां पर विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे या विद्युत विभवांतर को परिभाषित करेंगे। उसके बाद बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात करने के बाद कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकें। जैसा कि अपन ने गाउस का नियम जब लगाया, उस समय हमने समरूप आवेशित गोलीय कोष या गोलीय चालक या गोलीय कुचालक, कई जगह हमने विद्युत क्षेत्र की गणना की थी गाउस के नियम से। यहां भी हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे इन सभी के संदर्भ में। फिर हम विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आवेश की बिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय के कारण, इस तरह कई टॉपिकों पर इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक हमारा, और वो है स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। क्लियर? यहां पर हमारा पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। आप ये देखें, हमने फिजिक्स के प्रारंभ में ही 11th क्लास में ही संरक्षी और असंरक्षी दो तरह की बात की है। और निश्चित रूप से जहां संरक्षी बल होते हैं उसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं
तो संरक्षी बल क्षेत्र से एक स्थितिज ऊर्जा संबद्ध होती है। क्लियर? जो संरक्षी बल क्षेत्र होता है उससे स्थितिज ऊर्जा संबद्ध है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा स्थिर विद्युत बल है या स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो भी संरक्षी है। इसका अर्थ जो हमारा स्थिर विद्युत बल या मैं ये कहूं स्थिर विद्युत क्षेत्र और ये संरक्षी, चाहे तो स्थिर विद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युत बल है। चूंकि ये संरक्षी है तो निश्चित रूप से अब हम इस स्थिर विद्युत क्षेत्र को या स्थिर विद्युत बल को स्थितिज ऊर्जा से संबद्ध कर सकते हैं और वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस चैप्टर में हम जहां कहीं भी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं इसका अर्थ सीधा सीधा है कि हम स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे जब आप विद्युत चुंबकत्व संबंधी गणनाएं करेंगे उस स्थिति में जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु वह संरक्षी नहीं है। और जब वो संरक्षी नहीं है इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, वहां पर हम स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा का उपयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारे पास विद्युत विभव है या विद्युत विभवांतर है इसे मैं स्थितिज ऊर्जा के पदों में उसके आप ये कहें किसी परिभाषा में स्थितिज ऊर्जा से संबद्ध करके हमको ये परिभाषा निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश है और वो धन परीक्षण आवेश हमने लिया Q0, ठीक है। Q0 एक हमारे पास धन परीक्षण आवेश है, धनात्मक परीक्षण आवेश है। इस धनात्मक परीक्षण आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, मान लो A बिंदु से और B बिंदु तक। क्लियर? जब हम इस धनात्मक परीक्षण आवेश को A बिंदु से दूसरे बिंदु B तक जब ले जाएंगे तो इस प्रक्रिया में हमें ये ध्यान रखना है, शर्त क्या है इसमें कि ये जो हमारा स्रोत आवेश है या अन्य आवेश है उन आवेशों को ये विक्षुब्ध नहीं करे। स्रोत आवेश या अन्य आवेश ये विक्षुब्ध नहीं होने चाहिए, मतलब उनको ये स्थान परिवर्तित नहीं करे। इस स्थिति में अगर मैं इस धनात्मक परीक्षण आवेश को ये विक्षुब्ध नहीं होने चाहिए, ये हमारी शर्त है। क्लियर? विक्षुब्ध नहीं हो। उस स्थिति में अगर मैं ये धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाता हूं, उस स्थिति में जो विभवांतर होगा, विद्युत विभवांतर होगा, वो स्थितिज ऊर्जा लगातार परिवर्तित होगी A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में। तो हम A और B के मध्य में विभवांतर को इस सूत्र से या इस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं और वो हमारे पास विभवांतर का समीकरण होगा A और B के मध्य विभवांतर VB माइनस VA बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन UB माइनस UA अपॉन Q0। क्लियर? ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, इसे मैं लिख देता हूं डेल्टा U अपॉन Q0। ये हमने जो विभवांतर है उसे स्थितिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त किया है। आप ये देखें, ये जो समीकरण है ये विद्युत विभवांतर को बता रहा है। अगर मुझे निरपेक्ष विद्युत विभव की बात करनी है, इसे मैं केवल विद्युत विभव भी कह सकता हूं, विभव कह सकता हूं। अगर मैं निरपेक्ष विद्युत विभव की गणना करूं तो मुझे कहीं ना कहीं कोई ऐसे निर्देश बिंदु का चयन करना पड़ेगा जिस स्थिति पर हमारे विद्युत विभव का मान या स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो। सामान्यतः हम इस बिंदु को लेते हैं अनंत पर। तो अनंत पर जैसा कि हमने माना निर्देश बिंदु हमने कहा लिया है अनंत, और उस स्थिति में विद्युत विभव
या स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य। तो मैं यहां पर अनंत मान रहा हूं ए बिंदु को, तो मैं यहां पर ए बिंदु पर विभव अर्थात ए बिंदु को हमने कहा माना अनंत पर, उस स्थिति में विद्युत विभव शून्य। या मैं स्थितिज ऊर्जा की बात भी करूं तो ए बिंदु पर अर्थात अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य। आप इस समीकरण में इस मान को प्रतिस्थापित करें तो आपके पास निरपेक्ष विद्युत विभव या विद्युत विभव की परिभाषा प्राप्त हो रही है। और वो परिभाषा क्या होगी, यहां पर आप इस मान को रखें, VB, ये मान आपका शून्य हो गया, बराबर UB अपॉन Q0। ये B हमने जो स्वैच्छिक बिंदु लिया था, तो व्यापक रूप में इस समीकरण को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, विद्युत विभव V बराबर U अपॉन Q0। क्लियर? अर्थात अब आप इसे परिभाषा भाषा के रूप में बोल सकते हैं। क्या परिभाषा हुई आपके पास कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्लियर? विद्युत विभव किसके बराबर है, एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो इस प्रकार से जैसा कि आपको पता है विद्युत विभव अदिश राशि है, और निश्चित रूप से समीकरण से भी आपको पता चल रहा है कि जो विद्युत विभव है ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये किसका गुण है, किसका विलाक्षणिक है, विद्युत क्षेत्र का। तो ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये हमारे पास विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर की एक परिभाषा प्राप्त हुई है, जिसे हमने स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया है। अब आप ये देखें, आवश्यक नहीं है कि मैं स्थितिज ऊर्जा की ही बात करूं। अगर मैं दूसरे तरीके से, जैसा कि हम जानते हैं कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसका अर्थ ये हुआ इस विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर को मैं कार्य के पदों में भी व्यक्त कर सकता हूं। तो सेकंड परिभाषा अगर मुझे कार्य के पदों में व्यक्त करनी है तो इसके लिए हम क्या करें, मान लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, अगर मैं उस कार्य को कार्य के रूप में इसे मैं गणना कर रहा हूं, इस पहले वाले परिभाषा के अलावा अब मुझे कार्य के रूप में करनी है। और मैंने ये कहा कि जब हम इस आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हैं और ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में अगर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य मान लेते हैं WE है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास कार्य और विद्युत स्थितिज ऊर्जा इन दोनों में संबंध है। तो निश्चित रूप से जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन था वो विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर। तो मुझे डेल्टा U के स्थान पर अब क्या लिखना पड़ेगा, -WE। और WE क्या है, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। अब आप वही समीकरण दोबारा लिखें, विभवांतर का क्या था हमारे पास, विभवांतर डेल्टा V बराबर VB माइनस VA बराबर UB माइनस UA अपॉन Q0, या मैं इसे लिख रहा था डेल्टा U अपॉन Q0। अब मेरे पास डेल्टा U को मैं किस पदों में व्यक्त करूं, W के पदों में, कार्य के पदों में। तो अब हमारे पास ये विभवांतर डेल्टा V बराबर VB माइनस VA बराबर -WE अपॉन Q0। क्लियर? तो अब हमारे पास जो विद्युत विभवांतर की परिभाषा प्राप्त हुई है, अब एक नई परिभाषा प्राप्त हुई। अब आप इस परिभाषा को किस तरीके से व्यक्त करेंगे, ठीक है, विद्युत विभवांतर किसके बराबर है, एकांक आवेश द्वारा, हमने Q0 को एकांक बताया,
किसी एक बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु बी तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्लियर? जो विद्युत विभवांतर है उसकी परिभाषा अब हमने कार्य के पदों में किस प्रकार व्यक्त की कि विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसी एकांक आवेश को प्रारंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु बी तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो हम इस विभवांतर को बिल्कुल पहले की तरह, अगर आप निरपेक्ष विद्युत विभव की बात करें या विद्युत विभव की बात करें तो मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा। अब आप ये देखें, जो विभवांतर है ये कब धनात्मक हो सकता है, कब ऋणात्मक हो सकता है, कब शून्य हो सकता है। तो इस परिभाषा से, इस सूत्र से आपको पता चल रहा होगा कार्य और आवेश। निश्चित रूप से हमारे पास दो इसमें भौतिक राशियां हैं, तो हम ये कहें कि इस WE का मान चिन्ह या Q0 का मान या परिमाण और चिन्ह, इस पर निर्भर करेगा विभवांतर का मान कि ये कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। निरपेक्ष विद्युत विभव के लिए पुनः एक बार पहले वाली बात, हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, निर्देश बिंदु लेंगे, उस पर विद्युत विभव का मान शून्य, और हमने क्या किया था, अनंत। तो निश्चित रूप से इस परिभाषा को आप दोबारा ऐसे इस तरह से लिखें। अब हमारे पास VB बराबर, हमने VA या V अनंत का मान कितना माना, शून्य, तो इसका मतलब माइनस WE अनंत अपॉन Q0। ये हमारे पास विद्युत विभव का मान ज्ञात किया है हमने परिभाषा के रूप में। दोबारा आप बताएं क्या कहें, ये क्या है हमारे पास, WE अनंत, उस आवेश को कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी आवेश को अनंत से अभीष्ट बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य WE अनंत है, तो विद्युत विभव उस बिंदु पर होगा माइनस WE अनंत अपॉन Q0। क्लियर है? अपन परिभाषा बनाए, आवेश को क्या माने, एकांक, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना है, WE अनंत, तो विद्युत विभव इस कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर है। बिल्कुल वही परिभाषा है, केवल अब हमने इस विद्युत विभव या विभवांतर को किसके पदों में व्यक्त किया, कार्य के पदों में। तो इस प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा के पदों में उस परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के पदों में भी हम इस परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं। चलें, अगर मुझे विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की बात नहीं करनी, मैं मान लेता हूं कोई बाह्य संसाधन है, हमने कोई बाहरी बल लगाया है। क्लियर? अब हम विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की बात नहीं कर रहे, उसके द्वारा लगने वाले बल की बात नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी परीक्षण आवेश Q को विद्युत क्षेत्र में किसी बाह्य संसाधन या बाह्य बल से A बिंदु से B बिंदु तक ले जाएंगे। तो अब हम तीसरी परिभाषा की बात कर रहे हैं। आप देखें, दूसरी परिभाषा में हमने इस स्थितिज ऊर्जा को किसमें व्यक्त कर लिया, कार्य में, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। अब इसी चीज को हम बाह्य कार्य या बाह्य संसाधन द्वारा इस आवेश को अगर मैं ले जाता हूं A बिंदु से B बिंदु तक, निश्चित रूप से आप ये देखें कि जब बाह्य बल द्वारा हम कार्य की बात करेंगे, इस स्थिति में फिर हमें शर्त लगानी पड़ेगी। पहली स्थिति में हमने शर्त क्या लगाई थी, जितने भी आवेश है, स्रोत आवेश या अन्य आवेश, वो विक्षुब्ध नहीं हो। अब जब मैं बाहरी बल लगाकर इस आवेश को गति करा रहा हूं, उस स्थिति में मुझे यह शर्त लगानी पड़ेगी
कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात आप समझ गए होंगे डेल्टा के का मान 0। ये हमारी शर्त है। जब हम बाहरी बल लगा रहे हैं उस स्थिति में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल्टा के का मान 0 होना चाहिए। इस स्थिति में अब कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ी है 11th क्लास में। इसका अर्थ जब हम गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे तो हमारे पास दो कार्य हो गए। अब नंबर 1, विद्युत क्षेत्र द्वारा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, और ये हमारे पास बाहरी कार्य W एक्सटर्नल, दोनों बराबर है और दोनों कैसे होंगे विपरीत। इसका अर्थ ये हुआ कि बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर है। बिल्कुल तीसरी परिभाषा आपके सामने है, क्योंकि अब मैंने इस विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य को प्रतिस्थापित किससे कर रहा हूं, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। विभवांतर को फिर परिभाषित करें आप, इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप इस समीकरण को देखें। विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर VB माइनस VA बराबर माइनस WE के स्थान पर अब हम क्या लिख रहे हैं, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अपॉन Q नॉट, या अगर आवेश Q ले जा रहे हैं तो Q। इसका अर्थ ये हुआ कि अब विद्युत विभवांतर को किसके पदों में हमने व्यक्त किया, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। फिर वही बात, A को का मान लें अनंत पर, यदि A अनंत पर स्थित है तो निश्चित रूप से V अनंत बराबर 0। इसमें फिर आप मान रखें तो विद्युत विभव या निरपेक्ष विद्युत विभव बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q, अर्थात एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य। अब ये जो कार्य है वो बाह्य कार्य है और पहले जो कार्य था वो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य था। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लेकर आता हूं तो जितना भी बाह्य कार्य होता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होता है, वो उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। हमने 3 परिभाषाएं लिखी, तीनों के मैं एक बार समीकरण लिखता हूं जिससे आप और क्लियर हो। नंबर 1, पहली स्थिति में मैंने इस विद्युत विभव को या विद्युत विभवांतर को किसके पदों में व्यक्त किया, स्थितिज ऊर्जा के पदों में, और मैंने लिखा डेल्टा U अपॉन परीक्षण आवेश Q नॉट। या विद्युत विभव को आपने लिखा V बराबर, यहां पर आपने लिखा U अपॉन Q नॉट। इसका अर्थ, चूंकि हमने यहां पे क्या माना था, A बिंदु पर जो विभव है और A बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो इसलिए 0 है क्योंकि हमने जो निर्देश बिंदु लिया था A वो अनंत पर लिया था। क्लियर। दूसरी स्थिति में जब मैंने इस विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर को परिभाषित किया वो इस प्रकार से किया, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तीसरी स्थिति में इस विभवांतर को या इस विभव को मैंने किस प्रकार परिभाषित किया, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। आवश्यक नहीं है, मैंने 3 तरीके से ये परिभाषा आप लोगों को बताई। अभी आप देखेंगे इसी चैप्टर में कि हम विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन द्वारा भी व्यक्त करेंगे। तो निश्चित रूप से इस विद्युत विभव को हम कई संदर्भ में कई भौतिक राशियों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। विद्युत विभव जैसा कि आप देख रहे हैं परिभाषा से, सूत्र से, किस प्रकार की ये राशि है, अदिश है। और जब ये अदिश राशि है, अब हमें इसका मात्रक चाहिए, विमा चाहिए। तो आप ये देखें विद्युत विभव के मात्रक के लिए मुझे कार्य का मात्रक चाहिए और आवेश का मात्रक चाहिए। तो अब आप मात्रक पर बात कर लें, विमा पर बात कर लें, तो मात्रक आप निकालें। विभव ऊपर हमारे पास कार्य, नीचे हमारे पास आवेश। ऐसा ही मात्रक आप जानते हैं कार्य का, आवेश का भी। तो निश्चित रूप से आप लिखें
और आप अपनी नोटबुक में भी ये चीजें जब नोट करेंगे तो बहुत सावधानी में ये ध्यान रखें कि जो मात्रक पद्धति आपने कार्य के लिए उपयोग में ली या आवेश के लिए उपयोग में ली, वही दूसरे भौतिक राशि के लिए भी लेनी है। तो हम मात्रक की बात कर रहे हैं और मात्रक में आप लोगों को दिख रहा है एसआई मात्रक। किस किस का आपको चाहिए? नंबर 1 कार्य का मात्रक बोला है एसआई मात्रक जूल। क्लियर? आवेश का एसआई मात्रक बोले हैं कूलाम। और निश्चित रूप से अब आपके पास विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक, विभव का मात्रक बराबर, ऊपर आपको कार्य का मात्रक लिखना है वो आपके पास जूल, आवेश का लिखना है कूलाम, तो विभव का हमारे पास मात्रक जूल प्रति कूलाम। इसको हम अगर एक शब्द से व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं वोल्ट। इससे आप 1 वोल्ट की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, अर्थात कितने आवेश को ले जाया जाए? 1 कूलाम आवेश को। अगर विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को ले जाते हैं और बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है? 1 जूल, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव होगा 1 वोल्ट या विद्युत विभवांतर भी होगा 1 वोल्ट। विमा की बात कर लें, विमा ज्ञात करें। विमा के लिए भी हमें दोनों की विमा चाहिए। चले मात्रक और यहीं पर मैं लिख देता हूं विमा। ये ले कार्य की विमा बोले, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की विमा आपको पता है m1 L1 T-2, विस्थापन अर्थात लंबाई L मल्टीप्लाई करें m1 L2 T-2। आवेश की बात करें, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, और विद्युत धारा को आप विमा में किससे व्यक्त कर रहे हैं? A से, और समय को T से, तो ये हो गया AT। चले विभव की विमा लिखें, इसलिए विभव की विमा बराबर, ऊपर आपको लिखनी है कार्य की m1 L2 T-2, नीचे आपको लिखनी है आवेश की AT। चले एक साथ लिखें इसे, कितना हुआ? m1 L2 T देखें आप, ये एक ऊपर जाएगी -3 और A -1। क्लियर? ये आपके पास विमा प्राप्त हो गई, ये आपके पास मात्रक प्राप्त हो गया। आप देखेंगे जब परमाणुवीय भौतिकी पढ़ेंगे या नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे उस समय ऊर्जा का एक नया मात्रक होता है, उस समय बहुत काम में लेते हैं, और वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ क्या है? वो कितने जूल के बराबर होगा? तो आप इससे अभी हमने लिखा था विभव बराबर कार्य अपॉन आवेश, तो कार्य बराबर विभव गुणा आवेश या विभवांतर गुणा आवेश। और मैंने आपसे ये कहा कि कार्य या ऊर्जा का मात्रक कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? इसमें आप मान रखें आवेश कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। विभव अभी आपने कितना माना? 1 वोल्ट। तो ये आपके पास हो गया आवेश का मात्रक कूलाम इनटू वोल्ट, और आप ये देखें कूलाम इनटू वोल्ट अर्थात जूल, तो ये आपके पास आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? ये आपके पास मात्रक, विमा, अदिश राशि है। तो इस प्रकार से आप विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर को परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे ये कहा था कि हम विद्युत विभव को कई अन्य पदों में व्यक्त करके उसकी अलग अलग परिभाषाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये देखें कि अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो अब हम
विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। निश्चित रूप से एक और आप परिभाषा देखें, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। पहले आपने स्थितिज ऊर्जा से, फिर विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य से, फिर बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य से, अब हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की बात करें। देखें, मान लेते हैं कोई एक असमान विद्युत क्षेत्र है। क्लियर? चले, असमान विद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे, हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बनाई उससे क्लियर होता है। ये लें, ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी, असमान विद्युत क्षेत्र है। क्लियर? ये विद्युत क्षेत्र है, ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखा दी। और इसमें किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को हमें ले जाना है ए बिंदु से और अंतिम स्थिति बी तक। क्लियर? तो जब हम किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में किसी एक प्रारंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु बी तक ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ए से बी तक ले जाने में जो कार्य की गणना करनी है, इसके लिए सबसे पहले मुझे किसी बिंदु पर, यहां पर मुझे विद्युत बल का मान चाहिए, और इस विद्युत बल का मान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से F वेक्टर बराबर, अगर परीक्षण आवेश है Q नॉट, तो Q नॉट E वेक्टर। ये E वेक्टर आप समझ गए होंगे। इस स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, ये यहां पर इस विद्युत आवेश पर बल लग रहा है, तो अगर मुझे इसका अल्पांश विस्थापन कराना है, और अल्पांश विस्थापन में मान लेता हूं dl वेक्टर। बल का मान हमने लिख दिया Q0 E वेक्टर, अल्पांश विस्थापन हमने माना dl वेक्टर। तो इस अल्पांश विस्थापन के लिए विद्युत बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो निश्चित रूप से इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा या विद्युत बल के द्वारा जो कार्य होगा, इसे मैं dw से लिख रहा हूं F वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये मैंने किसका मान लिखा है? विद्युत बल द्वारा या विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य। विद्युत बल द्वारा आवेश पर जो हमने धनात्मक परीक्षण आवेश लिया है, आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, अभी आपने परिभाषा लिखी थी विभवांतर की, उसमें आपने क्या कहा था, उस परिभाषा को ध्यान रखें। ये मैंने केवल क्या किया है, अल्पांश विस्थापन लिया है dl वेक्टर, उसमें मैंने कार्य का मान लिखा है, F वेक्टर का मैं मान रख देता हूं Q नॉट E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। इसलिए प्रारंभिक बिंदु A से अंतिम बिंदु B तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, इसका क्या करूं मैं, इंटीग्रल। तो इसलिए A बिंदु से B बिंदु तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति A से B तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, इस आवेश को मैं A से B बिंदु तक ले जा रहा हूं, किया गया कुल कार्य। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कुल कार्य होगा, इसका मान आप लिखें, और इसे आप पहले किससे व्यक्त कर चुके हैं, WE से, तो मैं WE से लिख देता हूं। कार्य टोटल निकालेंगे तो इसका अर्थ, इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल Q नॉट E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, कहां से कहां तक, A से B तक। ये आपके पास विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। परिभाषा से विभवांतर की क्या परिभाषा थी, उस परिभाषा को लिखें। परिभाषा से विद्युत विभवांतर, बोलें क्या परिभाषा थी, VB माइनस VA
बराबर माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान। इस कार्य के मान को यहां पर रखें तो आपके पास माइनस, ये मान मैं यहां रख रहा हूं, क्यू नॉट, इंटीग्रल नहीं होगा, बाहर लिख दिया मैंने, अपॉन क्यू नॉट इंटीग्रल ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आपके पास सूत्र आ गया, एक नई परिभाषा बन गई, विभवांतर VB माइनस VA बराबर माइनस इंटीग्रल ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल। क्लियर। ये जो आपके पास परिभाषा आई बनी है, इसमें ये जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं रेखीय समाकलन। क्लियर। ये हमारे पास रेखीय समाकलन है, और रेखीय समाकलन का अर्थ समझ गए। ये मान जो मैंने निकाला है ये पथ विशेष के लिए है, एक निश्चित पथ पर मैंने निकाला है, पथ विशेष के लिए ए से बी तक, जो मैंने एक निश्चित पथ लिया था। परंतु आपने अभी बात की थी संरक्षी बल की, संरक्षी क्षेत्र की, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र कैसे हैं, संरक्षी बल या संरक्षी क्षेत्र, वो पथ पर निर्भर नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी पथ के लिए अगर मैं ये गणना करता तो वो मान इतना ही आता। क्लियर है। क्योंकि संरक्षी बल है या संरक्षी क्षेत्र है, तो आप कोई भी पथ से, बस हमारी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु वही है, इसका अर्थ ये व्यापक रूप से आप किसी भी पथ से ले जा सकते हैं। अब जैसा कि आपने पहले कहा था, ए बिंदु को मैं क्या कर दूं अनंत पर, तो निश्चित रूप से अब हम क्या कहेंगे, ए से बी तक अगर इस परिभाषा को आप बोलना चाहें तो क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्लियर। विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर। आप पहली वाली स्थिति लें, निरपेक्ष विद्युत विभव की बात करें, या अगर मैं ये कहूं ये डीएल वेक्टर ई वेक्टर के अनुदिश है। क्लियर। मतलब दोनों की दिशा समांतर है। अगर आप दोनों की दिशा एक ही रखेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, ई डीएल कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना आपने कह दिया 0, तो ई डीएल कॉस 0 अर्थात ई डीएल, ये मान आपके पास प्राप्त हुआ धनात्मक, यहां माइनस लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से विभवांतर कैसा होगा, ऋणात्मक। और विभवांतर ऋणात्मक का अर्थ क्या हुआ कि VB लेस देन VA। एक मैंने स्थिति आपको बताई है, क्या स्थिति ली आपने, दोबारा मुझे बताएं। मैंने ये कहा कि अगर ई वेक्टर के अनुदिश है डीएल वेक्टर, उसी की दिशा के अनुदिश हम गति करा रहे हैं इसे, और हमने अल्पांश उसी के अनुदिश लिया है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये मान धनात्मक, माइनस लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि VB माइनस VA, ये कैसा मान प्राप्त होगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक का अर्थ क्या हो गया कि B बिंदु पर जो विभव है वो A बिंदु के विभव से कम है। आप ये देखें, हम दो तरह की बात करते हैं। अगर धनावेश है तब वो कहां गति करेगा, विद्युत क्षेत्र में, और ऋणावेश है वो कहां गति करेगा। तो हम ये कहते हैं कि जो धनावेश होता है ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर। उच्च विभव से कहा जाएगा ये निम्न विभव की ओर, जबकि अगर ऋणावेश अगर आप लेते हैं उस स्थिति में उल्टा, ऋणावेश क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो इस प्रकार से हम, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, वो विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से गति करता है
निरपेक्ष विद्युत विभव की आप बात करें, पहले की बात जो आपने कही थी बिल्कुल उसी से, ए बिंदु को आप अनंत पर मान रहे हैं, इसका अर्थ VA मतलब V अनंत 0 हो गया। तो आप निरपेक्ष विद्युत विभव को किस प्रकार से लिखेंगे? विद्युत विभव ए को आपने अनंत माना है, इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके पास VB या V व्यापक रूप में मैं लिख रहा हूं माइनस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और अब आप कहां से कहां लाए हैं? अनंत से किसी बिंदु तक, वो मैंने कोई स्वैच्छिक बिंदु ले लिया है B। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो विद्युत विभव है वो किसके बराबर है? अब आप कहां से ला रहे हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B तक। जो आपने परीक्षण आवेश लेकर आए, उस स्थिति में ये देखें विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान, चाहे आप विभवांतर की बात करें चाहे विद्युत विभव की बात करें, तो मैं समझता हूं कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, आप चार तरीके से हमने जो बात की है इसे आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। पहले ही बात कि हमने विद्युत विभव क्यों ज्ञात किया, मैंने पहली बात की थी, कारण जब मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो मुझे जब आवेशों के निकाय के कारण करनी है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है, और निश्चित रूप से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। पर अब चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है तो अब मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है और अदिश योग करना है, नंबर एक। नंबर दो बात मैंने ये कही कि विद्युत विभव या विभवांतर को आप किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने कहा ये संरक्षी बल है या संरक्षी क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, तो निश्चित रूप से हम इसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब आपने पहली परिभाषा निकाली, वो विद्युत विभव या विभवांतर की परिभाषा किस पद में थी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। सेकंड, हमने कहा चूंकि कार्य और ऊर्जा परस्पर संबंधित हैं, तब हमने उस विद्युत विभव या विभवांतर को किसके पदों में व्यक्त किया? विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के पदों में। नंबर तीन, तीसरी बार हमने बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य को हमने कन्वर्ट किसमें किया? कार्य ऊर्जा प्रमेय से बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। पर आप ये देखें कुछ हमने शर्तें रखी थी, जब बाह्य बल लगाया उस समय शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। जब हम आवेश को गति कराएं तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो। जब हमने विद्युत क्षेत्र की बात की उस समय हमने क्या कहा? हमने कहा कि आवेश को इस प्रकार गति कराओ कि जो स्रोत आवेश है या अन्य आवेश है वो विक्षुब्ध नहीं हो। और लास्ट में हमने इस विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव के रूप में, या आप ये कहें विभवांतर या विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में व्यक्त किया। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से इन चारों परिभाषाओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि अब मुझे इस विद्युत क्षेत्र का जो मान ज्ञात करना है, पहले मैं विद्युत विभव ज्ञात करूंगा और उससे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा। तो अब आप बिंदु आवेश के कारण या आवेशों के निकाय के कारण या अन्य कई संदर्भों में विद्युत विभव की गणना करें। क्लियर? तो आप इन टॉपिकों को पढ़ते रहें, और निश्चित रूप से छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक लाइन की आप परिभाषाएं लिखें, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं, नोट्सों को भी देखते रहे, उससे अपने नोट्स बनाएं। तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा ये प्रक्रिया कारगर भी होगी, आपकी समझ में भी आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।